हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज का यह वीडियो CTET के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा होगा समावेशी शिक्षा, दूसरा टॉपिक होगा प्रगतिशील शिक्षा और तीसरा बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि छात्र केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इन सभी टॉपिक से दो क्वेश्चन कम से कम CTET में हमेशा पूछे जाते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद ये सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से इन तीनों टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आंसर दे पाएंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जो भी नए लोग हैं मैं आपसे बता दूं, आप यह वीडियो टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है दिव्येंदु मिश्रा और CTET UPTET के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न का सही आंसर कॉन्सेप्ट समझने के साथ बताइए। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा से एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। ठीक है, एक शिक्षिका है, उसकी कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो उसके लिए क्या कहना सबसे अधिक उचित होगा। यानी कि यहाँ पे 4 बातें दी हुई हैं, कौन सा बात कहना सर्वाधिक उचित होगा। पहला है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। बी ऑप्शन है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। सी ऑप्शन शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। या फिर डी मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। यह 4 स्टेटमेंट हैं। ठीक है, तो एक समावेशी कक्षा में जहाँ पे शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, एक शिक्षिका को कौन सा बात कहना चाहिए। इस प्रश्न का सही आंसर अगर आपको पता है तो समझ लीजिए, सिर्फ सही आंसर नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट के साथ सही आंसर पता है तो समझ लीजिए समावेशी शिक्षा वगैरह आपको अच्छे से आता है। अगर सिर्फ आपको आंसर पता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता कि यह आंसर सही है तो क्यों सही है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके साथ साथ एक विशेष शिक्षा भी होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। विशेष शिक्षा, ठीक है, विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन। आपने देखा होगा जब आप फॉर्म फिल करते होंगे तो उसमें ऑप्शन रहता है D.Ed विशेष शिक्षा वाले भी एलिजिबल है PRT टीचर के लिए। ठीक, तो विशेष शिक्षा क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन क्या होता है। समावेशी शिक्षा के बारे में तो हम पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन विशेष शिक्षा आप समझ लीजिए। विशेष शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जहाँ पे स्पेशल बच्चे यानी कि जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, जो बच्चे देख नहीं सकते, शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से मंद है, ठीक है, ये सभी प्रकार के बच्चों को हम क्या कहते हैं, विशेष बच्चे कहते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं। तो उन बच्चों को जब हम स्पेशल स्कूल में किसी अलग स्कूल में पढ़ाते हैं तो वही होता है विशेष स्कूल में पढ़ाते हैं विशेष शिक्षा विशेष प्रणाली के द्वारा, तो वह होता है विशेष शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन। तो समझ गए होंगे, जब दिव्यांग बच्चों को विशेष रूप से विशेष प्रणाली से विशेष अलग स्कूल में पढ़ाया जाए तो उसको हम विशेष शिक्षा कहते हैं या स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। तो आप कभी भी विशेष शिक्षा और इंक्लूसिव एजुकेशन को एक मत करिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, लेकिन वर्तमान समय में NCF 2005 के द्वारा यह बताया गया है, यह माना गया है कि और यह तय किया गया है कि बच्चे जो हैं दिव्यांग बच्चे विशेष विद्यालयों में यानी कि जो अलग विद्यालय होते हैं, स्पेशल स्कूल होते हैं उनके लिए, उसमें पढ़ने के बजाय अगर समावेशी शिक्षा के माध्यम से समावेशी कक्षा में शिक्षा ग्रहण करें तो उनका अधिगम बेहतर होगा। ठीक है, उनका सर्वांगीण विकास होगा। अब समावेशी शिक्षा क्या होता है, जहाँ पे विशेष बच्चे, ठीक है, यानी कि स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, और जो सामान्य बच्चे होते हैं जो अच्छे से देख सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, दिमाग भी औसत रूप से ठीक होता है, तो दोनों प्रकार के बच्चे, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। या मान लीजिए एक दिव्यांग बच्चा है और यह एक सामान्य बच्चा है, इन दोनों बच्चों को जब एक साथ एक स्कूल में एक प्रणाली से शिक्षा दिया जाएगा तो वही होगा समावेशी शिक्षा। यही आसान भाषा में इसको आप समझने के लिए, मतलब आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, NCF 2005 के अनुसार विशेष विद्यालयों को उपयुक्त नहीं माना गया है। ध्यान रखिएगा, समावेशी विद्यालयों को उपयुक्त माना गया है जहाँ पे दोनों बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं एक प्रणाली से।
अब देखिए समावेशी शिक्षा क्या है, इसको आप अच्छे भाषा में अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ देख लीजिए। समावेशी शिक्षा सामान्य एवं विशिष्ट बच्चों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, विशिष्ट यानी कि स्पेशल बच्चे, जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वगैरह, देख नहीं सकते, विशिष्ट बच्चों को सबको एक साथ लेकर सम्मिलित करते हुए बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए उनके बौद्धिक, संवेगात्मक, सृजनात्मक विकास के अतिरिक्त परस्पर सीखने, सिखाने तथा अभियोजन का प्रयास है। ठीक है, यानी कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामान्य और विशेष बच्चों का सर्वांगीण, यानी कि सर्वांगीण के अंतर्गत बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, ठीक है, जो जिस भी प्रकार का विकास होता है सबको साथ साथ एक प्रक्रिया द्वारा पूर्ण करना, बिना किसी भेदभाव और अंतर के, भी ध्यान रखिएगा, किसी भी भेदभाव और अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि समाज के सभी बालकों को एक स्तर पर लाया जा सके। यानी कि जो विशेष बच्चे, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, बैसाखी पे बैठा हुआ बच्चा है, यहाँ पे इसके हाथ में छड़ी है, यानी कि दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, जो देख नहीं सकते, छड़ी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक सामान्य बच्चा भी है, यहाँ पे एक ब्रेल लिपि यूज़ कर रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे सभी बच्चों को जब एक साथ शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा एक प्रणाली के द्वारा, तो इसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक, चलिए अब देखिए, समावेशी शिक्षा एक प्रणाली है, शिक्षा का समावेशीकरण यह आगे हम इम्पॉर्टेंट जो है ये जानेंगे कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, और उन्हीं उद्देश्यों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बाल केंद्रित शिक्षा और जो प्रगतिशील शिक्षा है उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। ठीक, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं को सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा, चाहे वह शारीरिक अपंग हो, अपंगता से ग्रस्त हो या फिर उस अपंगता से ग्रस्त हो, फिर भी उसे शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि एनसीईएफ 2005 में जो शिक्षा के समान अवसर की बात की गई है, उसी के अंतर्गत समावेशी शिक्षा पर वर्तमान समय में बल दिया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा का समान अवसर जो है, ठीक है, समान अवसर सभी को मिलना चाहिए, चाहे दिव्यांग हो चाहे सामान्य बच्चा हो। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा की जो विशेषताएं हैं वन लाइनर के रूप में आप देख सकते हैं। अगर वीडियो साफ साफ ना दिखाई दे रही हो तो आप यहाँ पे राइट साइड में कोने पे देखेंगे, स्क्रीन पे टच करके 3 डॉट होंगे, 3 डॉट पे टच करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो साफ साफ दिखने लगेगा आपको। और हाँ, अगर आप चाहते हैं स्पेशल PDF नोट्स लेना CTET एग्जाम के लिए कम समय में तैयारी के लिए, तो आप 7905352723 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यही व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आपको एक बार सिर्फ 100 रुपीज़ फीस पे करना होगा। 100 रुपये फीस पे करके आप सभी इंपॉर्टेंट PDF नोट्स ले सकते हैं। इस नंबर पे 7905352723 पे आपको व्हाट्सएप पे CTET लिख के मैसेज करना होगा, डिटेल आपको सेंड कर दिया जाएगा। चलिए, विशेषताएं देखिए। समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत हर वर्ग के बालकों के लिए है। दूसरा, समेकित शिक्षा में देखिए, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इसमें बहुत खास अंतर नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, समेकित शिक्षा में बालकों के मानसिक स्तर का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। जो छात्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, जैसे दिव्यांग छात्र, तो उनके लिए इसमें विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। देखिए, शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ दी जाती है, लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा देख नहीं पाता है तो उसको ऑडियो के माध्यम से सुनाया जाता है, ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक, और कोई बच्चा अगर सुन नहीं सकता है, सामान्य बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा में पढ़ रहा है, सुन नहीं सकता है, तो उसके लिए सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उनके विशेष आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है समावेशी शिक्षा में। ठीक है, लेकिन बस अंतर यह है, स्पेशल स्कूल और समावेशी कक्षा में, स्पेशल स्कूल में सिर्फ दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, दिव्यांग और सामान्य। अगला देखिए, जो छात्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकते, उनके लिए विशेष व्यवस्था होती है। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है, खुद की दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रहते, वे स्वयं को आम बालकों जैसा ही समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्पेशल एजुकेशन से किया हुआ है।
स्पेशल एजुकेशन से मेरा डिप्लोमा है, डीएड जो मैंने किया हुआ है। दिव्यांग बच्चों, जो बच्चे बोल सुन नहीं पाते हैं, उनको पढ़ाने का मैंने डिप्लोमा लिया हुआ है। तो 2 साल उन बच्चों के बीच रह के मैंने पढ़ाया भी है हॉस्टल में, मध्य प्रदेश में, इंदौर में, ठीक है। तो बच्चे भी बहुत स्पेशल होते हैं, बोल नहीं पाते हैं लेकिन आपकी एक एक फीलिंग को समझते हैं, और अगर आपको साइन लैंग्वेज थोड़ा सा भी आता है तो अपनी सारी फीलिंग्स को आपको समझा भी सकते हैं बिना किसी शब्द के, बिना बोले, साइन लैंग्वेज में, ठीक है। वो बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे कोई भी बच्चे आपके सामने आए तो बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से आपको बिहेव करना चाहिए उन बच्चों के साथ, ठीक है। जब आप टीचर बन जाएंगे, सरकारी शिक्षक, तो आपके स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे, तो उनके साथ बहुत ही बेहतरीन व्यवहार करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ़ करिएगा, ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे अच्छी नहीं लगती कहना, लेकिन थोड़ा सा उन बच्चों की याद आ गई थी मुझे जहाँ पे मैं पढ़ाता था 2 साल। चलिए अगला देखिए। यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है, ठीक। यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है, ठीक। ये सभी हैं विशेषताएं समावेशी शिक्षा की। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे समावेशी शिक्षा का। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज़ शेयर भी जरूर किया करिए आप। चलिए, गुरु दक्षिणा समझ के ही शेयर कर दिया करिए कम से कम। अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं को सर्वप्रथम पहचान करना एवं निर्धारण करना। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है समावेशी शिक्षा में सर्वप्रथम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना और उन्हें निर्धारण करना कि बच्चा वीआई है, विजुअली इम्पेयर्ड है, एचआई है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, या एमआर है, मेंटली रिटायर्ड है, ठीक है, या फिर और भी कौन सी अलग विकलांगताएं हैं, उसका पहचान करना, निर्धारण करना सबसे पहला प्रक्रिया है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वह शारीरिक अपंग हो, अपंगता से ग्रस्त हो, फिर भी उसे शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं करना चाहिए। अगला, शारीरिक रूप से विकृत युक्त बालकों के शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना चाहिए। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट ही हैं। विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना इसका उद्देश्य है। हो सकता है इसके उद्देश्य में आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है? ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, ए बी सही है, सिर्फ ए सही है, या पूछ दे कौन सा इसमें से उद्देश्य नहीं है। तो सभी उद्देश्य आपको पता होंगे, तभी आप कौन सा है कौन सा नहीं है इसमें अंतर कर पाएंगे। चलिए, देख लिया होगा आपने। अगला जो सबसे आखिरी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, समाज में दिव्यांग संबंधी फैली बुराइयों को दूर करना। जैसे दिव्यांग लोगों को बहुत ही मतलब पहले के समय में, अभी तो नहीं, बहुत ही ध्येय दृष्टि से देखा जाता है, बहुत ही मतलब उनको ऐसे बेचारे टाइप के दृष्टि से देखा जाता है कि बेचारे हैं लोग, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी पढ़ने में हमारे ही जैसे होते हैं, उनमें भी बहुत सारे टैलेंट होते हैं। जैसे जो बच्चे देख नहीं पाते, उनमें फील करने की क्षमता बहुत ही स्ट्रांग होती है, ठीक है। एक बार आपसे मिल लेंगे, आपकी आवाज़ सुन लेंगे, जो बच्चे देख नहीं पाते, पूरी ज़िंदगी आपको भूलेंगे नहीं। कभी भी आप उनसे मिलेंगे, आप एक बार उनके सामने कुछ भी बोलेंगे, वो पहचान जाएंगे कि आपका नाम क्या है, आप कब मिले थे, कहाँ मिले थे। चलिए, वो भी स्पेशल होते हैं, इसीलिए उनको स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं, विशेष बच्चे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए, विशेषताएं और उद्देश्य हो गए। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसको हम करेंगे। लेकिन उसके पहले हम जो आगे की चीज़ें हैं, अब हमारा समावेशी शिक्षा लगभग कंप्लीट हो गया, एग्जाम बहुत नज़दीक है। समावेशी शिक्षा वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन 1 से 2 प्रश्न ही आते हैं, और जो आज आपको मैंने बताया, इसी के अंदर से समावेशी शिक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा आप। तो इतना चीज़ नोट कर लीजिए। आगे हम पढ़ लेते हैं प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। देखिए, बाल केंद्रित का अर्थ तो आप सभी को पता होगा कि बच्चों को इम्पोर्टेंस देना, ठीक है, बच्चों को महत्वपूर्ण समझना। जब भी हम कुछ भी पढ़ाएंगे कक्षा में, बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर पढ़ाते हैं, तो वही बाल केंद्रित शिक्षा होता है। लेकिन इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है, ठीक। यह शुद्ध अर्थ है, और इसी अर्थ से
इस पे क्वेश्चन बनते हैं। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। अर्थात बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है कि अगर कक्षा में 50 बच्चे हैं, ठीक, और सभी बच्चों की रुचियां अलग अलग होती हैं, सभी बच्चों की प्रवृत्तियां अलग होती हैं, क्षमताएं अलग होती हैं, तो सभी बच्चों को अलग अलग कैसे पढ़ाया जा सकता है? और सभी बच्चों को अगर एक साथ पढ़ाया जाएगा तो उनकी रुचियों का, प्रवृत्तियों का, क्षमताओं को हम इग्नोर करेंगे, यानी कि तो कैसे पढ़ाएंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा की जो प्रणाली है वो भी कंप्लीट हो जाए और बच्चों के मतलब हम व्यक्तिगत रूप से भी उनको बता सकें। ठीक, तो व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान देना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर उनका अधिगम कराना, उनको कुछ भी सिखाना, उनकी कमियों को दूर करना व्यक्तिगत रूप से, यही बाल केंद्रित शिक्षा है। ये नहीं कि कक्षा में 50 बच्चे हैं, सबको आप एक साथ इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सबको एक साथ महत्व दे रहे हैं आप, ठीक है, तो यह बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होगा जब तक आप व्यक्तिगत रूप से, देखिए आगे देखिए इसमें है, इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर शिक्षण की जाती है तथा बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण होने पर बौद्धिक दुर्बलता, समस्यात्मक बालक, रोगी बालक, अपराधी बालक इत्यादि का निदान किया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक बच्चे, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ सिर्फ ये नहीं हुआ कि बच्चों को आप महत्व देंगे, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ ये भी हुआ कि बच्चे पर आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे, व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर उनका निवारण करेंगे, तभी बाल केंद्रित शिक्षा माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज बाल केंद्रित शिक्षा का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। इसी बात पे अभी तक लाइक नहीं किया तो कम से कम लाइक कर दीजिए, लाइक से मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो बनाने का। ठीक है, चलिए तो इतना हो गया। अब प्रगतिशील शिक्षा क्या है? देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? बच्चों का सर्वांगीण विकास व्यक्तिगत रूप से उनके रुचियों का, प्रवृत्तियों का, क्षमताओं का को जब ध्यान में रखकर उनको शिक्षा दी जाएगी तो यही बाल केंद्रित शिक्षा होता है। और प्रगतिशील शिक्षा भी लगभग यही होता है, लेकिन उसको अच्छे शब्दों में हम आगे देख लेते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत, वो भी देख लीजिए आप। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड जो हमारा सिलेबस है वह कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए। बच्चे को हम जो भी कुछ पढ़ाएंगे उसका वह जीवन में, वास्तविक जीवन में उपयोग कर सके, तभी बाल केंद्रित शिक्षा माना जाएगा, पाठ्यक्रम माना जाएगा। पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे ने इस पे भी बहुत बल डाला है, ठीक, आप सभी को पता है। अगला है पाठ्यक्रम बालकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ऐसा शिक्षा नहीं देना है कि बच्चे अपने देश से, अपने समाज के प्रति मतलब उत्तरदायी ना हो, वह सिर्फ व्यक्तिगत विकास करे, ऐसा सिलेबस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनमें राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाले भाव भी होने चाहिए। चलिए आगे देखिए, पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। और ये जो सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, जब CTET में और शिक्षक भर्ती वगैरह में, DSSB वगैरह में आप एग्जाम देंगे तो ये जो भी पॉइंट्स मैं अपने मतलब कह सकता हूँ कि मुंह से निकाल रहा हूँ, आप कान से सुन रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं और ये सभी पॉइंट्स मदद करेंगे एग्जाम में प्रश्नों को हल करने में। इन्हीं सभी पॉइंट से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब ही आप आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अगला देखिए, पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक, पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। चलिए अब प्रगतिशील शिक्षा देख लेते हैं। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के जन्मदाता जॉन डीवी, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, जॉन DUV, ध्यान रखिएगा, जॉन डीवी इसके जन्मदाता है प्रगतिशील शिक्षा के, और CTET वगैरह में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। वैयक्तिक भिन्नता के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में भी अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जिससे प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास के पर्याप्त अवसर मिले। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य देखिए, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है। ठीक है, किताबी ज्ञान देना प्रगतिशील शिक्षा नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ हुआ वास्तविक ज्ञान, जिसका बच्चे वास्तविक जीवन में उपयोग कर सके, यही प्रगतिशील शिक्षा है। ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ जाइए कि बच्चों को वास्तविक ज्ञान देना, पढ़ाई का जो पाठ्यक्रम है उसमें लचीलापन होना, यही प्रगतिशील शिक्षा है। प्रगतिशील शिक्षा से बस आप एक चीज़ समझिए कि बच्चे सुविधाजनक तरीके से चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझ सकें। प्रगतिशील शिक्षा का यही उद्देश्य है। देखिए, अगला देखिए, बालक के स्वाभाविक रुचियों को समझकर उसके लिए उपयोगी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। बालक को स्वयं कार्यक्रम बनाने का अवसर देना चाहिए जिससे वो अपनी रुचि के अनुसार कार्यक्रम बना सके। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार बालक को ऐसे कार्य देने चाहिए जिससे उनमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा मौलिकता का विकास हो। चलिए, आप समझ चुके होंगे प्रगतिशील शिक्षा भी, साथ ही बाल केंद्रित शिक्षा और समावेशी शिक्षा। अब कुछ क्वेश्चन बचते हैं समावेशी शिक्षा से वगैरह से, तो उनको भी देख लेते हैं हम। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं। वैसे ये चीज़ मैं पोल भी कराऊंगा, आप चैनल पे जाके इसका वोटिंग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, अगर वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, फटाक से कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैंने वैसे PDF तैयार कर रखा है। 5 सब्जेक्ट हैं CTET में। ठीक है, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। सोच रहा हूँ 5 सब्जेक्ट का अलग अलग मैं मैराथन करा दूँ और एक दिन में इतना बेहतरीन मैराथन क्लास हो आपका 1 घंटे 1.5 घंटे का, जिसमें कि जैसे आज पूरा हिंदी कंप्लीट करा दूँ भाषा, कल मैं पूरा CDP कंप्लीट करा दूँ, फिर पूरा EVS कंप्लीट करा दूँ, फिर पूरा मैथ पेडागोजी वगैरह, फिर पूरा संस्कृत वगैरह, सब कुछ एक एक दिन में एक एक क्लास में कंप्लीट करा दूँ। यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि 5 दिन का एक सीरीज अपलोड किया जाए 5 मैराथन क्लास का, और 5 मैराथन क्लास में 5 सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यानी कि उसका पेडागोजी, उसका NCF ने उस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा है, जो भी चीज़ें उस सब्जेक्ट से संबंधित हैं, सब कुछ मैं एक क्लास में कंप्लीट करा दूँ 1-1.5 घंटे की क्लास में। अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो कौन से सब्जेक्ट से मैं स्टार्ट करूं, वीडियो कितने घंटे का होना चाहिए, इस पे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए प्रश्नों के आंसर आप सभी देंगे, आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और समावेशी शिक्षा को समझने के बाद सभी क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे। एक समावेशी विद्यालय, 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा समावेशी विद्यालय के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, यानी कि शिक्षार्थियों के नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। या फिर बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। या सी, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है। ठीक, तो अंतर नहीं करता, आप सभी को पता है। डी, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है, यानी कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देता है। तो सी, डी तो किसी हाल में नहीं सही होगा आपके अनुसार भी। अब ए और बी में से कौन सा सही होगा? तो शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, यह गलत है। बी सही है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह नहीं करता समावेशी विद्यालय, सभी प्रकार के बच्चों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समावेशी विद्यालय का अर्थ ये हो गया कि वह किसी में भी अंतर नहीं करेगा, किसी भी प्रकार के बच्चे में, चाहे सामान्य बच्चा हो, विशेष बच्चा हो, बिना किसी का परवाह किए सबको एक साथ, एक क्रम से, एक प्रणाली से लेकर आगे बढ़ता है समावेशी विद्यालय। चलिए, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सफल समावेशन के लिए, समावेशन मतलब समावेशी, वही दोनों सेम चीज़ है। समावेशी विद्यालय में किसी बच्चे को भेजना वही समावेशन कहलाता है। चलिए, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है।
सिवाय, यानी कि किसके सिवाय बाकी तीनों की आवश्यकता होती है समावेशन को, सफल समावेशन को। संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन। तो देखिए ये जो पृथक्करण है यानी कि अलग अलग करना, बच्चों को अलग अलग श्रेणी में बांटना या अलग अलग कक्षा में बांटना, अलग अलग क्षमता को बांटना, यह इसकी आवश्यकता नहीं होती है समावेशन को। ठीक, पृथक्करण यानी कि बी ऑप्शन सही है। बाकी संवेदनशील भी होना चाहिए, अभिभावकों की भागीदारी होनी चाहिए, क्षमता की वृद्धि भी होनी चाहिए, संवर्धन यानी कि वृद्धि करना। ठीक, तो इसका बी सही है। पूछा है कौन सा, सिवाय, इसके अलावा। अगला देखिए, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी कि सभी प्रकार के बच्चे इसमें होते हैं, सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ लेकर आगे बढ़ता है। बाकी बी सी और डी नकारात्मक होंगे, आप देख सकते हैं। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ाता है, बिल्कुल गलत। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित नहीं है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने की संबंधित है, ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। अगर आप यहीं पे D++ का स्पेशल एजुकेशन वाला एग्जाम दे रहे होते तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही होता, लेकिन आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, CTET का, और CTET में विशेष शिक्षा के बजाय समावेशी शिक्षा सिलेबस में है। तो समावेशी शिक्षा के अनुसार यहाँ पे सही होगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, तभी समावेशी शिक्षा कहलाएगी। ठीक, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। CTET में एक चीज ध्यान रखिएगा, समावेशी शिक्षा आपके सिलेबस में है, इसलिए कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि कोई बच्चा दिव्यांग है, कोई बच्चा बोल सुन नहीं सकता, किसी बच्चे में ये दिक्कत है तो उसको विशेष स्कूल में पढ़ाना है, उसको सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाना है, तभी समावेशी शिक्षा कहलाएगा वो। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, बच्चों को योग्यता के अनुसार अलग नहीं करना है समावेशन के अनुसार। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते, बिल्कुल गलत है। सी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो जो सी ऑप्शन है वही सही है, बाकी सी ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन भी समाहित है, तो कह सकते हैं हम कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है पूरी तरह से। ठीक है, बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, यह बिल्कुल सही है, लेकिन सी ऑप्शन हमारे लिए सही होगा यहाँ पे एग्जाम में अगर पूछेगा तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, यानी कि लो विजन है, बच्चा थोड़ा थोड़ा देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा कि विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि समावेशी कक्षा में। अगर विशेष प्रावधान उसके लिए नहीं करेंगे आप, जो बच्चा देख नहीं सकता, थोड़ा बहुत आंशिक रूप से देख सकता है, तो वह कैसे पढ़ पाएगा। उसके लिए विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में भेजना ही समावेशन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पे वीडियो हमारा होता है समाप्त, और उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। तो इसी बात पे अभी लाइक कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जहाँ भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।